हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एजुकेटर शिक्षा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस कर चुके हैं, है ना। और उसका फॉर्मूला भी था तो वो भी हम लोगों ने डिराइव कर लिया था। जितना भी उससे रिलेटेड थ्योरी का कंपोनेंट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अलग से एक वीडियो बन मिलेगी जिसमें उसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आपको किए जाएंगे, एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे प्रॉपरली। क्योंकि हमने उसी टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल इसलिए नहीं अटैच करे, इससे वीडियो की काफी ज्यादा लेंथ हो जाती है ना। तो आपको क्या करना है, पहले पूरा टॉपिक समझ लेना है, पढ़ के नोट्स बना लेना है। उसके बाद आप अपने आप से भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो न्यूमेरिकल वाली वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा और आप वहां से डायरेक्टली विजिट कर सकते हो उस वीडियो पे और जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे मैंने उसमें क्वेश्चंस करवाए हैं, है ना। तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपको जेई में आते हैं या नीट में आते हैं या आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सब कुछ वहां पे मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है लेंस, है ना। तो हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारा है लेंस। तो लेंस के बारे में आप सबने थोड़ा सा आइडिया है आप सबको। हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने लेंस का कुछ बेसिक बताया भी था, क्या क्या होता है लेंस, है ना। टाइप ऑफ लेंसेज भी बताए थे। लेकिन प्रॉपरली हम लोग लेंस में आज से इंटर करने वाले हैं। तो पहली बात जो लेंस के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जो लेंस है वो दो स्फेरिकल सरफेसेस का कॉम्बिनेशन होता है। अब मैंने ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि जरूरी नहीं कि दो स्फेरिकल सरफेसेस ही हो। ये जरूरी नहीं है कि दो स्फेरिकल सरफेसेस ही हो। मान लो कि आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है और इसके साथ हमने एक प्लेन सरफेस अटैच कर दी, ठीक। तो ये आपका स्फेरिकल सरफेस हो गया। अगर आप इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखोगे तो इस स्फेरिकल का कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा, लेट्स से आर, है ना। बट अगर आप इस प्लेन का देखोगे तो क्या इस प्लेन सरफेस से कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लेन का रेडियस कितना होता है। इसका अगर आर आप देखोगे, ये आपका R1 है इस सरफेस के लिए, सरफेस 1 के लिए। और अगर आप सरफेस 2 के लिए देखोगे तो इसके लिए आर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। बट बात यह है कि आपका ये जो लेंस है बना, इस लेंस में दो सरफेसेस इंक्लूड हुई। पहली ये आपकी कर्व सरफेस इंक्लूड हुई, दूसरी आपकी एक प्लेन सरफेस इंक्लूड हुई। इसी तरीके से अगर इसका नाम आप डिफाइन करोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा प्लेनो। ये आपकी कैसी सरफेस है? कॉन्वेक्स। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। बात क्लियर? अच्छा, अगर आप सोचो आपके पास ऐसा भी लेंस हो सकता था, ऐसा लेंस भी आपके पास पॉसिबल है भाई। अगर आप देखो तो यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेस हो गई, एक ये आपकी पहली सरफेस हो गई और ये आपकी दूसरी हो गई। अब अगर आप देखो, मान लेते हैं कि इस वाली सरफेस का जो पहली सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 और दूसरी वाली का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2। तो दोनों की दोनों होंगी, ठीक। और ये आपका लेंस कैसा बना? क्योंकि ये अगर आप इसको देखोगे तो ये भी कैसी है? कॉन्वेक्स है। और ये कैसी है? ये भी कॉन्वेक्स है। तो ये आपका कैसा लेंस बना? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। इसी तरीके से अगर मान लो आपने एक कॉन्वेक्स ले लिया और इसके साथ में आपने क्या करा कि एक कॉनकेव को ऐड कर लिया। कैसे ऐड करोगे? वो आप वहां से उठाओ और कुछ इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बना दो। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना तो आप अच्छा सा बना लो ये। अब अगर आप देखोगे तो इस लेंस का ये वाला हिस्सा जो है, इधर वाला हिस्सा, ये कैसा है? कॉन्वेक्स है। और इधर वाला जब हिस्सा देखोगे तो ये कैसा है? कॉनकेव है। तो अगर आप इसको R1 मान लो, इसकी रेडियस R2 मान लो, तो देखो यहाँ पे भी दो रेडियस मिल जाएंगे और दो सेक्टर मिलेंगे, क्योंकि दो अलग अलग लेंसेज है, दो अलग अलग स्फेरिकल पार्ट है ना। ये आपकी अलग स्फेरिकल सरफेस है, ये आपकी अलग स्फेरिकल सरफेस है। तो इस लेंस का नाम आप क्या रखोगे? अब आप देखो, एक तरफ आपका क्या है? कॉन्वेक्स, दूसरी तरफ क्या है? कॉनकेव। तो इसका नाम क्या रखेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या रखेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इस तरीके से आपका ये लेंस हो गया। इसी तरीके से आप 3-4 कॉम्बिनेशन और बना सकते हो। तो यही आपका क्या है? टाइप ऑफ लेंस, है ना। अगर आप सोच के देखो, मान लो आपके पास एक लेंस होता कैसा? कॉनकेव टाइप का, और इसके साथ आपने एक प्लेन लगा दिया था,
ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया और ये आपका इसके साथ प्लेन सरफेस है ना। तो इसकी रेडियस आपको पता है कितनी हो जानी है, इनफाइनाइट, और इसकी कुछ रेडियस मिलनी है। तो ये आपका कैसा हो गया, प्लेनो कॉनकेव हो गया। इसी तरीके से अगर आप दोनों कॉनकेव ले लो तो आपको पता है क्या मिल जाएगा आपको, ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया। तो इस तरीके से कई टाइप के लेंसेज बनाए जा सकते हैं दो सरफेस को कंबाइन करते हुए। बात क्लियर। तो सरफेस आपके पास वही है, कौन कौन सी, या तो आप स्फेरिकल सरफेस को कंबाइन करोगे या फिर आप कंबाइन करोगे स्फेरिकल सरफेस के अलावा दूसरी कौन सी सरफेस कंबाइन कर सकते हो, प्लेन। बात क्लियर। तो इस तरीके से लेंस के कॉम्बिनेशन बन गए। अब समस्या आती है कि भाई हमने कई सारी चीजें पढ़ी हैं, तो हमने साथ में एक टर्म पढ़ा है जिसको हम जानते हैं क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये लेंस है तो लेंस ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी मटेरियल का बना होगा। तो जो लेंस का मटेरियल होगा इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो होगा। या तो इसको हम एन से डिनोट करते हैं या फिर हम म्यू से डिनोट करेंगे, आपकी मर्जी। हम लोग नॉर्मली एन से ही डिनोट कर लेंगे, ये एन, इसका भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एन, इसका भी कुछ होगा एन, इसका भी कुछ होगा एन, होगा, कोई समस्या की बात नहीं। अच्छा, अब हमको पता है कि ये जिस मटेरियल का बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया एन, ठीक। अब ये लेंस अगर आप उठा के कहीं पे रख दो, सपोज करो आपने अपने कमरे में एक लेंस रख दिया, तो आपके कमरे में जो एयर है उस एयर का भी तो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, है ना। मान लेते हैं कि ये आपका हो गया एन और बाहर जो था वो आपका हो गया N1, सराउंडिंग में जो था आपका N1 हो गया। अब क्या होगा, लेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा भाई। अगर मान लो आपको इमेज फॉर्म करना है तो आपको पता है कि जो लेंस है उसमें एक मीडियम से आपकी रेज आएंगे, उस पर टकराएंगे और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगे या रिफ्लेक्ट होंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, उसकी इमेज बनाएंगे। तो क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर जो सराउंडिंग मीडियम है और जो लेंस का खुद का मीडियम है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी इमेज बना पाओगे आप। नहीं भी होगा तब भी आप बना ही लोगे, वो आप लोग जानते हो कैसे बना लोगे। है मुद्दा जो है वो ये है कि अगर हम मान लें कि लेट से N1 हमारे पास क्या है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे लिए है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, ठीक। और N2 क्या है, यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, लेंस। बात क्लियर। अब कहानी को ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि हमने आपको एक लेंस बना के दिया, ये कैसा लेंस था हमारा, थोड़ा सा अच्छा बनाऊं ताकि तुम लोग भी अच्छा से बना सको, है ना। ये हमने एक लेंस बनाया, कोई से भी ज्यादा अच्छा बना नहीं लेकिन बन गया है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है इस लेंस की, है। दो रेज आ रही हैं, एक ये और एक ये रेज इस लेंस पे टकरा रही हैं, टकराई। बाहर का आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 है और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, ठीक। अब हमने आपको एक कंडीशन दे दी, इफ N1 इज ग्रेटर देन N2 देन ये जो रेज आपकी निकलेंगी बाहर कैसे निकलेंगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होंगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात सोचिए आप कि भाई ये अंदर का N1 हो गया, ये N हो गया, सॉरी ये बाहर का N1 हो गया, लेंस के मटेरियल का N2 हो गया, और इधर भी क्या है, सराउंडिंग ही है, तो इधर का भी क्या हो जाएगा, N1 ही हो जाएगा, ठीक। अब आपके साथ कंडीशन ये है कि जो N1 है यानी सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किससे, इन कंपैरिजन टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब उस कंडीशन में जो रेज होंगी ये क्या होंगी, ये हो जाएंगी आपकी स्प्रेड कर जाएंगी, है ना, स्प्रेड करेंगी, या नहीं स्प्रेड नहीं करेंगी, ये आपकी क्या करेंगी, ये जाके यहां पे मिल जाएंगी, यानी कि जो लेंस होगा इस लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। बात समझे। दूसरी कंडीशन आप समझ लो, मामला आपका क्लियर हो जाएगा। मान लो कि आपके पास एक लेंस है,
इस बार इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 और बाहर अभी भी n1 ही है। कंडीशन ये है कि इस बार जो n2 है ये ग्रेटर देन है n1, n2 जो है ये ग्रेटर देन है n1। तो क्या होगा, जब ये n2 ग्रेटर देन n1 होगा तब जो रेज आएंगी यहां से और जो रे आई यहां से, ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगी, इनको डाइवर्स कर देगी। सॉरी, यहां पे डाइवर्स नहीं करने वाली है, यहां पे चूंकि जो आपका सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये क्या करेगी, ये इसको स्प्रेड करेगी, डाइवर्स करेगी। बात क्लियर। और यहां पे क्या करेगी, यहां पे इसको कन्वर्स करेगी। ठीक, तो अगर आप देखो तो सेम लेंस भाई, दोनों के दोनों कैसे हैं, कॉन्वेक्स लेंस है, बट दोनों का नेचर कैसा हो गया, चेंज हो गया। किस पे डिपेंड कर रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। बात क्लियर। अगर कंडीशन ऐसी होती कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बाहर का n1 है, इसका n2 है, इधर भी n1 ही है, और ये n1 आपका n2 के बराबर होता तो क्या होता, तब आपकी रे आती और सीधी निकल जाती। तब ये किसकी तरीके बिहेव करता, ये एक प्लेन मिरर की तरीके बिहेव करता। बात समझे। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। याद कैसे रखना है, देखो पहली बात कि लेंस के मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर सराउंडिंग से ज्यादा होगा, लेंस के मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर सराउंडिंग से ज्यादा होगा तो लेंस अपना नेचर चेंज नहीं करेगा। यहां पर लेंस अपना नेचर चेंज नहीं कर रहा है। आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, जो रेज आती हैं उनको डाइवर्स, उनको कन्वर्ज करता है। इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखो, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या, यही इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेस को कन्वर्ज करता है, यानी कि जितनी भी आ रही होती ये सबको क्या करता, बटोरता और बटोर के एक पॉइंट पे फोकस कर लेता। बात क्लियर। और भी लगा 10-12 जितनी भी तुम्हारा मन हो, आपकी मर्जी, एक जगह पे उसने सबको समेट लिया। इसलिए इसका ये नेचर ही है, ठीक, कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है ये कब, जब इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा होगा तब ये अपना जो इसका ओरिजिनल नेचर है उसी पे टिका रहेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका कन्वर्जिंग नेचर भी होता है, जो रेज होती है उनको कन्वर्ज करता है। बट कंडीशन कहां पे बदली, जब यहां पे आए। अगर मान लो आपके सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया तो लेंस ने अपना नेचर चेंज कर दिया। पहले इसका काम क्या था, इसका काम तो ये है कि ये जो रेस को डाइवर्ट एक जगह पे कन्वर्स करे, लेकिन ये डाइवर्स करने लगा, यानी कि इसने अपना काम बदल दिया। किसका काम करने लगा, अब ये आपका कॉन्केव लेंस का काम करने लगा, कॉन्केव लेंस बन गया। बात क्लियर। तो ये बात आपको याद रखना है। और अगर दोनों साइड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम कहानी आपकी किसके साथ होगी, सेम कहानी आपकी जो है वो कॉन्केव लेंस के साथ भी होगी। अगर कॉन्केव लेंस के सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो वो अपना नेचर चेंज नहीं करेगा। बट अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो अपना नेचर चेंज कर देगा। और जो आपका कॉन्केव लेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि जब आप वहां पे रेस डालोगे तो रेस डाइवर्स करेगा। बात क्लियर। तो मैं एक डायग्राम बना के आपको रे डायग्राम बना के सिखा देता हूं, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि इन पॉइंट से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। डायरेक्ट एक बार तो जेईई में मिलान करने के लिए दे दिया गया था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, 4 अलग अलग डायग्राम दे दिए थे। एक तरफ डायग्राम दे दिया था रेस का और एक तरफ दे दिया गया था कि n1 ग्रेटर देन n2, n2 ग्रेटर देन n1, n1 इक्वल टू n2। तो उसमें आपको सही मिलाना था। ठीक, वो आप सही तभी मिला पाओगे जब आपको पता होगा कि क्या कंडीशन है। बात समझे। तो थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दूसरा, अगर मान लो आपके पास हमने क्या बताया था कि जो आपका ये कॉन्केव लेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्यों डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं भाई। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब मान लो कोई रे यहां से यहां तक आई, आने के बाद क्या होगा कि ये रे यहां से जब पहुंचेगी
तो यहां से कुछ यू निकलेगी, है ना, और ये वापस जाके डॉटेड लाइन से कहीं यहां पे इमेज बनाएगी। बात क्लियर? तो ये तो इमेज हो गई इसकी। बट अगर आप देखो तो जो रेज आएंगी वो सारी की सारी रे ऐसे ही होंगी, ऐसे निकल जाएंगी। ये कट नहीं करने वाली भाई, ध्यान से रखना, ध्यान से बनाना, सब पैरेलल जाएंगी ना, कट नहीं करना। ठीक, तो ये देखो पूरी की पूरी रेस को क्या कर रहा है, फैला रहा है, यही इसका नेचर है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। बात क्लियर? अब ये कंडीशन अगर आपको मान लो हम एक रे डायग्राम ऐसे दे देते, बोल देते भाई ये एक लेंस रखा हुआ है, इस लेंस के इस टाइप, इधर मटेरियल, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, इधर का है N2 और इधर का है N3। ठीक, और हमने दे दिया कि इफ N1 इज इक्वल टू N3 एंड बोथ इज लेस देन N2। अब बताओ इसका रे डायग्राम कैसा होगा। तो आपको पता है कि N2 अभी बड़ा है, बड़ा होने का मतलब क्या कि यहां से आएगी रे और जाके स्प्रेड हो जाएगी और इसकी डॉटेड वापस जाके कहीं कट कर देगी, इमेज बना देगी। तो ये इसका रियल रे डायग्राम बनेगा। बात क्लियर? यानी कि सराउंडिंग से अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये अपना नेचर नहीं खोएगा, अगर सराउंडिंग से कम हो जाता तो ये अपना नेचर बदल देता और ये भी क्या बन जाता, ये भी आपका कॉन्वेक्स लेंस की तरीके बिहेव करने लगता। तो मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और भी कई बार आता है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल में कई बार पूछा जा चुका। अब न्यूमेरिकल आपको दे देते हैं और आप लोग समझ ही नहीं पाते कि उस न्यूमेरिकल में आपको करना क्या। जैसे आप सबने एयर बबल के बारे में सुना है ना, जो आपका एयर बबल होता है, ये अगर वाटर के अंदर है, एयर बबल अगर वाटर के अंदर है, भाई मान लो तो बबल कैसा होता है, ऐसा होगा, और इसके चारों तरफ हम पानी भर दें एक बाल्टी में, बाल्टी के अंदर ही बबल बन गया भाई। अब क्या होगा कि ये जो एयर बबल है इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं लेंस की, है ना, जो आप, चूंकि यहां पे भी अगर आप देखो तो स्फेरिकल सरफेस है, भाई स्फेरिकल सरफेस है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब रीजन है क्योंकि बाहर आपका मटेरियल है, एयर है, वो जो वाटर है, तो इस वाटर का भी कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा और इस अंदर, इसके अंदर क्या है, एयर है, इसका भी कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्या है, डिफरेंस होगा, दोनों बराबर तो होने वाले नहीं, बराबर नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रेज आएंगी वो या तो सीधे निकल जाएंगी या फिर डाइवर्ज होंगी या फिर कन्वर्ज होंगी। तो आपको पहली बात पता होना चाहिए, जो एयर बबल है, एयर बबल इन वाटर, ये ऑलवेज बिहेव करता है डाइवर्जिंग लेंस की तरीके, डाइवर्जिंग लेंस की तरीके। बात क्लियर? तो यहां तक आपको कहानी पता होना चाहिए, यानी कि जो रे आएगी यहां से ये यहां तक आ जाएगी, उसके बाद ये निकल जाएगी और यहां कुछ अंदर भी इसमें क्या आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, ये एकदम सीधे नहीं रहने वाली, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और बाहर की तरफ निकल जाएगी। और रेज आपकी क्या करेगी, डाइवर्ट करेगी। अब इस पे क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, अगर आप जेई का उठा के देखो या नीट का उठा के देखो तो उसमें कई बार क्वेश्चन आ चुका है एयर बबल के ऊपर। ठीक, तो बोल देते हैं कि एक कोई बकेट है, उसमें एक एयर बबल बना हुआ है, उससे कोई चीज देख रहे हैं, इतनी दूरी पे दिख रही है, तो आप उसका फाइनल इमेज बताओ। तो फाइनल इमेज आप बनाते रहना, उसका क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे। लेकिन पहली बात आपको ये कॉन्सेप्ट, ये बात याद रखनी है कि जो एयर बबल के अंदर अगर वाटर के अंदर है तो इसमें किसका नेचर होता है, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस की तरीके बिहेव करता है। और अगर आपसे कोई पूछ ले डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है तो आप तुरंत बता दोगे कि कॉनकेव लेंस ही हमारा क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेंस के बारे में हमको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो सम बेसिक जानकारी ऑफ लेंस, हेडिंग डाल लो, सम बेसिक जानकारी ऑफ लेंस। बढ़िया से तो हम लोग लेंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी करेंगे। कौन कौन सी जानकारी आप सब कर चुके हो, मैं सिर्फ पॉइंट लिख देता हूं, उन पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला पॉइंट जो इसमें आता है वो आपका है ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है लेंस का। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर के बाद क्या आ जाएगा आपका
प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ठीक। इसके बाद अपर्चर क्या होता है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आगे बढ़ेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा हमको। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फिर प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, और लास्ट में फोकस प्लेन क्या होता है, फोकस प्लेन, है ना। और बाकी अगर एक आध कोई छूटा हो तो आप उसकी डेफिनेशन देख लेना है। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, पहली बात कि अगर मान लो आपके पास कोई लेंस है, मैं डायग्राम भी बनाऊंगा इधर, आप सबको भी ये डायग्राम बना लेना है, क्योंकि मैं इसकी थ्योरी लिखवाऊंगा नहीं, केवल समझा दूंगा, है ना। और यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और हमने इसको भी मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये पॉइंट जो मिला इसको हमने बना दिया O, ठीक। और ये बन गया हमारे पास A डैश, और ये बन गया X डैश, ठीक। यहां तक का किसी को कोई समस्या नहीं है। अब ये वाली जो सरफेस है ये भी आपकी एक स्फेरिकल सरफेस है और ये भी आपकी एक स्फेरिकल सरफेस है। तो इस वाली स्फेरिकल सरफेस का सेंटर इधर होगा, लेट्स से C1, और इस वाले का सेंटर इधर होगा, लेट्स से C2। तो इससे जो यहां तक की दूरी होगी, है ना, यहां तक की, वो हो गई आपकी R1, और इस वाले से जो यहां तक की दूरी हो गई वो हो गई R2। तो काफी सारी चीजें आपको यही दिख जाएंगी। पहली बात कि ऑप्टिकल सेंटर क्या है, तो अगर आप देखोगे ये पॉइंट O, यही क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस होता है। अब इसको ऑप्टिकल सेंटर ही क्यों बोलते हैं, इसका भी मुद्दा है। पहली बात कि अगर कोई रे आएगी, कहीं से भी आए, दुनिया में कहीं से भी कोई रे आती है, अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो बगैर डेविएट हुए सीधे निकल जाए। अगर कोई रे दुनिया में कहीं से भी आए तो वो रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से बगैर डेविएट हुए पास हो जाए, उसका डेविएशन बिल्कुल भी नहीं होगा। कहीं से भी लेके चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे। बात क्लियर, यहां से ले आओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ऑप्टिकल सेंटर ये पॉइंट है, O पॉइंट, जहां पे दोनों लेंस मिलते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो A डैश है ये है आपका डायमीटर ऑफ द लेंस। ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग चीज है, और लेंस का डायमीटर अलग चीज है, क्योंकि लेंस आपका ये पूरा यहां से लेके यहां तक, और ये आपका लेंस का एक डायमीटर है A डैश। और लेंस में अगर आप देखोगे तो दो डायमीटर होंगे, एक तो A डैश हो जाएगा, और अगर ये यहां से यहां तक देखो तो ये भी तो एक डायमीटर बन सकता है। तो ये हमारे पास A डैश जो है ये प्रिंसिपल डायमीटर है लेंस, ठीक। उसको भी हम लोग कुछ बोलते हैं, स्पेशल नाम देते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर के बारे में एक बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई रे कहीं से भी आ रही है और ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो रही है तो वो विदाउट शोइंग एनी डेविएशन इट विल पास। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, आप ये देख रहे हो, ये एक्स डैश एक लाइन है जो हॉरिजॉन्टल आपको दिखाई गई है, जो कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए पास हो रही है। एक ऐसी लाइन जो लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए पास हो जाए, वही क्या होती है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। बात क्लियर। अगला क्या है, अपर्चर। अपर्चर क्या है, ये जो ए डैश है जिसको हमने बोला प्रिंसिपल डायमीटर ऑफ लेंस, यही क्या है, यह है अपर्चर। अब इसका काम क्या होता है, सोच के देखो, ये ए डैश जितना बड़ा होगा लेंस उतना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़ा लेंस होगा वो उतनी ज्यादा उस पर लाइट रेज गिरेंगी। जब उतनी ज्यादा लाइट रेज गिरेंगी तो जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, ब्राइटर होगी। बात समझे। तो अपर्चर का काम क्या होता है, अपर्चर हेल्प करता है जो आपकी इमेज बनती है उसकी इंटेंसिटी इंप्रूव करने में, है ना। आप लोग सबके सब स्मार्ट हो और सबके पास स्मार्टफोन होगा, है ना। एक से एक लोग तो ऐसे हो गए जो लेके आते हो ओप्पो का, वीवो का, जो बड़ा बड़ा ब्रांड है, उसमें सेल्फी के लिए लाते हो, तो उसमें आप लोग देखते हो कि वहां पे लिखा होता है कि इसका अपर्चर कितना है, f = 0.2 mm,
तो इसका मतलब क्या कि उसमें जो जो कैमरा का लेंस यूज कर रहे हैं वो लोग, उस लेंस का जो ये वाला पार्ट है, यानी ए डैश, प्रिंसिपल डायमीटर जो होगा लेंस का, वो बड़ा होगा। बड़ा होने का मतलब जब आप सेल्फी लोगे तो उस पर ज्यादा लाइट गिरेगी और आपकी इमेज जो है काफी इंप्रूव्ड आएगी, अच्छी इमेज आएगी। बात क्लियर? तो यहां पे अपर्चर के साथ एक और कंडीशन भी बोली जाती है कि जो इंटेंसिटी है, ये अपर्चर जो है, अपर्चर इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज्यादा अपर्चर होगा, जैसे अपर्चर बढ़ा तो इंटेंसिटी उसके स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगी, समझे? तो इसलिए क्या होता है, जो आपका सेल्फी कैमरा उसमें थोड़ा सा अपर्चर ही बढ़ाते हैं तो आपकी सेल्फी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। आगे ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आप जानते हो, लेंस है, लेंस दो स्फेरिकल सरफेस का कॉम्बिनेशन है। अगर दो स्फेरिकल सरफेस होंगी तो ये किसी ना किसी स्फेयर से कट के आई होंगी और उस स्फेयर का कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा, और वो जो सेंटर था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की इस लेंस से जो डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। ये छूट गया, देखो बात समझे? तो पोल भी लिख लो क्या होता है। तो हमने क्या बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से जो दूरी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये भी आपकी बेसिक डेफिनेशन है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली क्या होती है ये भी आपको पता चल जाएगा, पुराने वीडियो देखो। ठीक, आगे प्रिंसिपल फोकस क्या है इसको भी समझ लेते हैं। मान लो कि आपके पास एक लेंस था, कोई भी लेंस ले लो, है ना। अब लेंस पे बहुत सारी रेज आके गिर रही है और ये रेज क्या हो रही है, गिरने के बाद एक पॉइंट पर मिलती है, डायरेक्ट एग्जैक्टली मिल गई। ये आपके पास कॉनकेव था तो इसने डाइवर्ट कर दिया। अगर कॉन्वेक्स होता तो वो क्या करता, वो इन रेज को फैला देता भाई, यही तो कहानी होती। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाते डॉटेड, तो ये कहीं ना कहीं, ये तो आपको पता चल रहा होता ना कहीं मिलती जाके। अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं मिल रही है, बट आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मिल सकती थी अगर ये पीछे जाती, है ना। तो यहाँ पे रियलिटी भी मिलती है। तो ये जो पॉइंट होते हैं जहां पे रेज रियली में मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, आपको फील होता है कि मिलेंगी, इस पॉइंट की इस पोल से जो दूरी है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। और यही हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल फोकस। बात क्लियर? आगे है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन भी यही चीज है भाई। अगर आप देखो तो यहाँ ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, और क्योंकि ये पूरा का पूरा हम एक ऐसा प्लेन बना लें भाई, अगर आप इमेजिन करो तो मान लो कि मेरा एक लेंस है कोई जो यहाँ पे रखा हुआ है, इमेजिन कीजिएगा यहाँ पे, और इस पे सन से रोशनी आ रही है, इस पे टकरा रही है। टकराने के बाद इसका जो इमेज बन रहा है वो डायरेक्ट दीवार के ऊपर बन रहा है, समझे? दीवार के ऊपर क्या हो रहा है कि इसका इमेज बन रहा है, जो हमारे सामने बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर कहीं पे यहाँ पे इमेज बन रहा है। बात क्लियर? अब ये जो पूरा बोर्ड है, पूरा का पूरा बोर्ड, ये क्या होगा, एक प्लेन की तरीके बिहेव करेगा इस लेंस के लिए, और इस पूरे के पूरे बोर्ड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन बोलेंगे। यानी कि एक पूरा का पूरा ये जो आपका फोकस है, इसके चारों तरफ एक पूरा का पूरा एरिया जो कि कैसा होगा, जो कि इसी के फोकस पे अप्लाई करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस प्लेन बोलते हैं। आगे पोल क्या है, लेंस का ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। बात क्लियर? तो बात आपको यहां तक का कोई डाउट नहीं होगा। तो लेंस की बेसिक जानकारी हमको हो गई है, और ये कक्षा 6 की चीज थी, 7 की चीज थी, 8 की चीज थी, तो आप सबको पहले से पता है, इसलिए इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। और ज्यादा उसके आप बाकी थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, और समझ में आ गई होगी तो अपने आप लिख भी लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। लेंस की बेसिक जानकारी हो जाने के बाद अब आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि लेंस से हम इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, क्योंकि बगैर आप इमेज फॉर्म कर पाए, है ना, देखो अगर आप इमेज ही नहीं फॉर्म कर पाओगे तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बात क्लियर? तो पहले आप यहां तक का पढ़ लो, जो इमेज फॉर्मेशन है हम लोग अगले की वीडियो में
पढ़ेंगे। बात क्लियर? तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ रूल्स होते हैं इमेज फॉर्म करने के, वो रूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पूरी की पूरी जो 6-7 कंडीशन होती हैं इमेज फॉर्मेशन की, वो सारी की सारी कंडीशंस देखेंगे। फिर जाके हम फर्दर आगे लेंस पे पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला वगैरह पढ़ते चलेंगे, और काफी बहुत बड़ा आगे पूरा का पूरा सिलेबस ही बाकी है लेंस का। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका काम क्या है, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।